Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live with another session on power system. और बच्चों आज क्या करने वाले हैं? Today we are going to discuss the overhead insulators. The overhead insulator मेरे बच्चों. तो ओवरहेड इंसुलेटर में हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन में टावर के साथ इंसुलेशन लगा होता है वो किस टाइप का इंसुलेशन होता है, कैसे वो काम करता है, क्या उसके अंदर वोल्टेजेस होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो मेरे बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार एक बार, और सबसे पहले एक बार शेयर जरूर कर दो। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट हो लाइक और शेयर जरूर ठोक देना, क्योंकि यार शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी आवाज पहुंचेगी और हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए बच्चों आपका शेयर करना, लाइक करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो फिर सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we move ahead, let me introduce myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And my dear friends, I am presently working as a director at an academy for GATE department. But मेरे बच्चों ये सब जो क्रेडेंशियल है ना, ये सब देखने में अच्छा लगता है, अपनी जगह सब बढ़िया है, बट और ज्यादा मजा किस चीज में है? जब मेरे बच्चों आप लोग रैंक लेकर के आओ। जब आप लोग रैंक लेकर के आओगे ना, इट विल बी अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ माई नॉलेज, ऑफ माई हार्ड वर्क। तो मेरी सारी मेहनत झलकेगी आप लोगों की रैंक में, है ना। तो आज तक मैंने लाइफ में एज अ स्टूडेंट जो मेहनत की है दैट हैज टेकन मी दिस फार। लेकिन बेटा इसके आगे अगर मुझे जाना है तो मुझे आप लोगों से रैंक्स की जरूरत है, आप लोगों से रिजल्ट्स की जरूरत है। तो जब मिलके मेहनत करेंगे, कि मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करोगे, तो वो एम हम लोग अचीव कर पाएंगे, वो एम हम लोग बेटा अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट लगेगा, जहां आप और हम मिलके मेहनत करें। अब देखो मेरे भाई, मेरे टाइम पे मेरे पास ऐसा कोई टीचर नहीं था जो मेरे साथ लग के मेहनत करना चाहता हो, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए स्टैंड करती है। तो बेटा जब इतना बढ़िया चीज आपको दिया जा रहा है ना, तो आप लोग भी कदम पीछे मत खींचना, आगे बढ़ते जाना और बेहतरीन रैंक लेकर के आना। अब देखो यार, इसके अलावा अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इस URL पे जा सकते हो। कल से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं स्पेशल क्लासेस में, जहां मैं मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको डेली, कोर सब्जेक्ट्स के, यानी मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस हफ्ते 3 दिन क्लास लूंगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा इसके। अब अगर आपको वो देखना है मेरे भाई, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस URL पे जाना है। देन यू विल गो इनटू द फर्स्ट फोल्डर, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। वहां आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे भाई। तो आना जरूर सेशन में, और खूब एंजॉय करेंगे, खूब सीखेंगे। इसके अलावा मेरे भाई देखो, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक bit.ly/GATELive, ये वीडियो बुक के अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा? आपको इस चैनल के सारे लेक्चर PDF अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, बेहतरीन वे में आपको अरेंज मिलेंगे। और इससे बढ़िया चीज बेटा आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपके लिए ग्रंथ है, ये आपका एनसाइक्लोपीडिया, ये आपका विकिपीडिया है। इसको अगर फॉलो करते जाओगे तो लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और रैंक लाने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं मेरे भाई। तो बिल्कुल इस वीडियोस को देखने के लिए ये लिंक विजिट करना जरूरी है। और आज तक जितने सब्जेक्ट इस चैनल पे हमने कवर कराए हैं सारे आपको मिलेंगे। और मैं आपको इतना बता दूं बेटा, गेट का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आज तक सब लोग डरते थे कि बच्चों को फ्री में दे देंगे तो बच्चे एडमिशन लेना छोड़ देंगे। बेटा हम नहीं डरते, हमें चाहिए कि बच्चा सक्सेसफुल हो, भले ही वो अनअकैडमी आके हो, भले ही वो यूट्यूब आके हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वी ट्रस्ट आवर प्रोडक्ट। हमें ये पता है कि अनअकैडमी इज अ मच बेटर प्लेटफॉर्म देन यूट्यूब। तो हम ये जानते हैं, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जो बच्चा और अच्छी तैयारी करना चाहेगा, वो बिल्कुल अनअकैडमी आएगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का पूरा दम सिर्फ YouTube पे होता है ना, मतलब कि जितना आता है उतना YouTube पे दे दिया, उसके आगे वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते।
तो वो लोग घबराते हैं कि अगर हम YouTube पे पढ़ाने लग गए तो बच्चा हमसे क्यों पढ़ने आएगा। बेटा हम नहीं डरते, हम पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं आपको YouTube पे भी, पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं प्लस पे भी। अब डिसीजन आपके हाथ में रहता है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, और आप चाहो तो हमसे YouTube पे पढ़ो, चाहो तो आप हमसे प्लस पे पढ़ो, आपकी इच्छा है। एंड ऑफ द डे आपको रैंक लेके आना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब इसके अलावा मेरे भाई देखो, अगर प्लस पे आते हो तो क्या बेनिफिट होते हैं। सारे टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, उनके क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, वीकली क्विज, डेली प्रैक्टिस पेपर। बेटा हर चीज मिलती है, हर चीज। आपको मैं बताऊं, कल से मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं सुबह 8 बजे प्लस पे, और उसमें हर टॉपिक के होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। हर संडे आपका टेस्ट लगेगा जितना आपने तैयार किया है, और गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट सिलेबस करेंगे, और ऐसा करेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सवाल रुकेगा नहीं। ऐसी तैयारी करवा देंगे आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एंड दैट इज अ प्रॉमिस, दैट इज अ प्रॉमिस। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्लस इज अ मच बेटर प्लेटफॉर्म, आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाता है। बेटा देखो, जब मेरे को डाउट आते थे ना अपने टाइम में, मैं क्या करता था कि मैं स्किप कर देता था। क्या करूं, कोई हेल्प ही अवेलेबल नहीं थी, किससे पूछूं, किससे सीखूं। लेकिन बेटा अगर आप प्लस पे आते हो ना, तो मैं पर्सनली, विशाल सर, शंकर सर, कामेश सर, सब लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एक एक जो आपके मन के अंदर डाउट आता है आपको क्लियर कट समझाया जाएगा, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि एग्जाम देने से पहले आप सारे डाउट एक बार निपटा दो। क्योंकि बेटा जो टॉपर होते हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंस से जाते हैं पेपर में, अगर वो डाउट रह जाता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस किल कर देता है। तो वैसा ना होने पाए, इसके लिए प्लस पे आना जरूरी है। इसके अलावा देखो, अगर आइकॉनिक की बात करें तो बेटा ये तो प्लस का बड़ा भाई है। कैसे, ये कहता है जो मेरा छोटा भाई देगा, प्लस देगा, वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। इसके साथ साथ मैं क्या दूंगा, इसके साथ साथ मैं दूंगा आपको एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच वो होगा जो खुद गेट और ईएससी रैंकर है, और आपको डे इन डे आउट बेटा गाइड करता रहेगा। डे इन डे आउट बेटा आपको गाइड करता रहेगा कि कैसे तैयारी करनी है, कब क्या पढ़ना है। तो जो स्ट्रैटेजीज के लिए आप यूट्यूब चैनल्स पे भागते रहते हो ना, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए पर्टिकुलरली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बनवाएगा आपका पर्सनल कोच। तो बेटा भेड़ चाल फॉलो नहीं करनी है। जो रैंकर्स होते हैं ना, वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं, वो भेड़ चाल नहीं फॉलो करते हैं, ये बात याद रखना। ये पर्सनल कोच वो रास्ता आपको दिखाने में मदद करेगा, रास्ते पे चलना आपको है, लेकिन समय समय पे आपका मार्गदर्शन करेगा बेटा ये पर्सनल कोच, यानी रास्ते से बिल्कुल डेविएट नहीं होने देगा। ये आपका स्टडी प्लानर बनवाएगा, पूरा शेड्यूल बनवाएगा। ये आपका टेस्ट एनालिसिस अलग से कराएगा, यानी आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ये आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन करेगा, जहां आपको यह बताएगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और पता है सबसे गजब बात, आइकॉनिक वाले बच्चों को टीचर से भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे आज ही रात को आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए मेरे पास 9 बजे सेशन आया है, तो वेयर आई विल इंटरेक्ट विद देम ओवर अ जूम कॉल, वैसा है। तो बेटा इस तरह का पर्सनलाइजेशन आपको मिलता है आइकॉनिक के अंदर, जहां आप 1 to 1 बात कर सकते हो टीचर से भी। तो अगर ये सब फैसिलिटी चाहिए तो आइकॉनिक में आओ। साथ साथ यहां स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको दिया जाता है। ठीक है, चलो चलो फिर स्टार्ट करें भाई, चलो स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरहेड इंसुलेटर। सर ये इंसुलेटर, ओवरहेड इंसुलेटर क्या होते हैं? बेटा देखो, जो आपकी ओवरहेड लाइंस होती है ना, उनके ऊपर कोई इंसुलेटर की कवरिंग नहीं होती। पिछला चैप्टर जो मैंने आपको केबल्स बताया, तो मैंने बताया आपके केबल का जो कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ इंसुलेटर की कवरिंग होती है। लेकिन ओवरहेड लाइन में बेटा ऐसा नहीं होता। ओवरहेड लाइन के अंदर कंडक्टर बेयर कंडक्टर होता है। बेयर कंडक्टर का मतलब है जिसे कहते हैं ना नंगी तार, वैसा होता है कि यानी उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है। अब उससे करंट लगने का खतरा है, उससे करंट लीकेज का खतरा है टावर से। तो इसीलिए टावर और कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर लगता है, जो ये शेप के आपने देखे भी होंगे, इसे कहते हैं ओवरहेड इंसुलेटर। ओवरहेड इंसुलेटर। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो भी वायर में करंट जा रहा है ना, वो टावर के थ्रू अर्थ में नहीं घुसेगा। वरना ज्यादातर चांस क्या होते हैं ना बेटा कि कुछ भी करंट फ्लो कर रहा है वो टावर से होते हुए अर्थ में घुस जाता है, वो कंडक्टर में आगे नहीं जा पाता है। तो वैसा ना हो इसके लिए
आप कंडक्टर और टावर के बीच में लगाते हो ओवरहेड इंसुलेटर। तो दीज इंसुलेटर अवॉइड लीकेज ऑफ करंट इनटू द अर्थ। अब इंसुलेटर्स आर माउंटेड ऑन टावर क्रॉस आर्म, टू प्रोवाइड क्लियरेंस बिटवीन मेटल वर्क एंड द टावर। ठीक है, तो बेटा क्या फर्क है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो वायर है और जो टावर है उसके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा ये आपका इंसुलेटर डिसाइड करेगा। जैसे देखो, मान लो ये टावर है, ये इंसुलेटर है आपका, तो देखो ये कंडक्टर और टावर के बीच में कितना गैप है ये कौन बता रहा है, दैट इज द इंसुलेटर, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये दो काम कर रहा है, पहले तो ये अवॉइड कर रहा है कोई भी लीकेज करंट, और दूसरा ये क्या काम कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग क्लियरेंस बिटवीन द टावर एंड द कंडक्टर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज बेटा आप पहले ही देख चुके हो, यूजी केबल में। यहां हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब मैंने बताया था, जो मॉइस्चर को कभी एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, जो मॉइस्चर को कभी एब्जॉर्ब ना करे दैट इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ताकि बेटा इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि इसका इंसुलेशन बना रहे। फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज, यानी ये काफी प्योर होना चाहिए, इट शुड बी एज प्योर एज पॉसिबल, और उससे क्या होगा, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस हाई रहेगा। इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली इनएक्टिव, यानी किसी से रिएक्ट ना करे, ठीक है, किसी से रिएक्ट ना करे, और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब आप कहोगे सर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों होनी चाहिए, बेटा देखो ये जो आपका कंडक्टर जा रहा है ना, इसका वजन ये आपका इंसुलेटर तब ही ले पाएगा जब इसकी खुद की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ये इंसुलेटर कंडक्टर का वेट तब ले पाता है व्हेन इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज गुड। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो इट कांट टेक द वेट। अब ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉम यूजी केबल, ये यूजी केबल में नहीं थी। क्यों? क्योंकि यूजी केबल में इंसुलेटर को कंडक्टर का वजन नहीं लेना था। ठीक है, इंसुलेटर को कंडक्टर का वजन नहीं लेना था, तो वहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, पोर्सिलेन, टफेंड ग्लास, इपॉक्सी रेजिन और मैग्नीशियम सिलिकेट। ये आपको मटेरियल याद रखने पड़ेंगे जो आपके स्टेट लेवल एंट्रेंसेस होते हैं उसमें काम आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं कि कौन से मटेरियल आपके यूज होते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंसुलेटर्स। ऐसे ही मैंने आपको यूजी केबल में भी बताया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, XLPE, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो आपको मटेरियल यूजी केबल में भी याद होना चाहिए और ओवरहेड इंसुलेटर के अंदर भी बेटा याद होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर सारे यूजी केबल वाले हैं बेटा। एक एक्स्ट्रा आ जाता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसको वजन लेना होता है कंडक्टर का। तो जल्दी से मुझे बता दो मेरे बच्चों, आपको समझ आया कि नहीं? जल्दी से सब लोग कंफर्म करें चैट और कमेंट बॉक्स में, आर दीज प्रॉपर्टीज क्लियर और नॉट। एक एक प्रॉपर्टी का रीजन समझ आया? और मैंने यूजी केबल में और भी चीजें बताई थी, जैसे हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसके अलावा लो परमिटिविटी, ये चीजें भी बताई थी। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब पिन टाइप इंसुलेटर देखो, पहला तरह का इंसुलेटर होता है पिन टाइप इंसुलेटर। अब इसे पिन टाइप क्यों कहते हैं बेटा, देखो ये इस पिन पे टिका होता है, ये पतली सी एक पिन पे टिका होता है टावर की क्रॉस आर्म पे, ऐसे टावर की क्रॉस आर्म रहती है उस पे टिका रहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट डिजाइन है। ठीक है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट डिजाइन है, यानी कि सबसे पहले बने इंसुलेटर्स में से एक है पिन टाइप इंसुलेटर। ये आपका 33 kV तक चल सकता है।
यानी बेटा 33 केवी के ऊपर ये जो डिजाइन है ये काम नहीं करता। आप कहोगे सर क्यों काम नहीं करता? क्योंकि बेटा ये डिजाइन 33 केवी के ऊपर इतना बड़ा हो जाता है कि ये पिन पे टिकेगा ही नहीं। ये पिन पे बेटा टिकेगा ही नहीं। अगर ये पिन पे नहीं टिकेगा तो आपका इंसुलेटर कंडक्टर का वजन नहीं ले पाएगा। तो अबव 33 केवी दिस बिकम्स वेरी वेरी लार्ज। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, अबव 33 केवी इंसुलेटर इज बल्की। ठीक है, इंसुलेटर इज बल्की। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, अब इट इज माउंटेड ऑन अ पिन विच इज सिक्योर्ड ऑन द क्रॉस आर्म ऑफ द टावर। ये बेटा एक पिन पे टिका होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका नाम पिन टाइप क्यों है, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी थिन पिन। ठीक है, थिन पिन मतलब ऐसे मत सोचना सर राइमिंग कर रहे हैं, बेटा राइमिंग नहीं कर रहा हूं। थिन पिन मतलब एक पतली सी पिन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कंडक्टर है, देखो कंडक्टर ना यहां से पास हो रहा है, दिख रहा है, ये कंडक्टर जा रहा है, ये कंडक्टर, इसके अंदर ना एक ग्रूव बना होता है। ये ना ग्रूव बना होता है। ग्रूव क्या होता है? एक छेद होता है, एक छेद बना होता है जिसमें कंडक्टर अटक जाता है, फिर भी ये हिले ना। देखो इसके लिए आप ये ध्यान दो, यहां से टाई किया हुआ है ना, दिख रहा है, सेम मटेरियल की वायर से बांधा हुआ है। यानी अगर ये ट्रांसमिशन लाइन कॉपर की होती तो कॉपर से बांधते, बट प्रैक्टिकली होती किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो ये एल्यूमिनियम वायर से ना लपेट के बांध दिया गया है ताकि भैया हवा आए कि तूफान आए, हम ये नहीं चाहते इसमें से ये निकल जाए। वरना ये सोचो ना, हवा चलेगी, जो छेद में से आपने कंडक्टर पास करा रखा है वो उड़ गया उसमें से, लो भैया हो गया अलग, और आए दिन ऐसा होगा। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको बांध के रखना पड़ेगा। ठीक है, बांध के रखना पड़ेगा। अब देखो हमारे सेशन में कुछ बच्चों के माँ बाप ने उन्हें बांध के नहीं रखा, तो देख रहे हो ना कैसे खुले सांड की तरह कमेंट कर रहे हैं। बट बेटा कंडक्टर ऐसा ना करे, उसके लिए उसे बांधना बड़ा जरूरी है। चलो, अब इसके अंदर देखो ये जो टॉप शेल है बेटा ये वाइडेस्ट होता है, और नीचे वाला शेल अगर देखोगे तो ये नैरो होता है। इन्हें शेल बोलते हैं। जैसे एक एक छतरी को ना एक एक शेल बोलोगे, छतरी को एक एक शेल बोलोगे। ठीक है, तो बेटा ये जो ऊपर वाला है ये वाइडेस्ट है, नीचे वाला नैरोएस्ट है। और यहां हो क्या रहा है, जो वाइडेस्ट वाला है वो नैरो को बचा रहा है, किससे? धूप से, पानी से, बर्फ से, रेत से, यानी हर चीज से इसकी सुरक्षा करता है, हर चीज से, कि इसे कष्ट ना हो, नीचे वाले को कष्ट ना हो। बेटा जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, सेम वे में बेटा ये ऊपर वाला डिस्क नीचे वाले शेल की केयर कर रहा है। ठीक है, केयर कर रहा है, उसे नुकसान नहीं होने दे रहा। ठीक है, और बढ़िया गुड फॉर्म में केयर किया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी भी स्नो हो गया, रेन हो गया, डस्ट हो गया, ये चीजें जब जमा होती हैं इंसुलेटर पे तो बेटा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब तीनों की कम हो जाए तो ज्यादा घातक है। तो क्या करता है, ऊपर वाला कहता है भैया मेरे ऊपर जमा होने दो, मैं बर्बाद हो गया, मेरे को चलेगा, नीचे वाले को कुछ ना होने पाए। समझ गए? अगर बेटा तीनों पे रेत, स्नो या फिर पानी जमा हो गया तो तीनों इंसुलेटर बाईपास हो जाएंगे, तीनों इंसुलेटर से करंट जाने लगेगा। तो ऊपर वाले ने क्या बोला, ये कष्ट सहने को मैं तैयार हूं, बट बाकी के दोनों को हार्म नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो नैरो होता है नीचे वाला और ऊपर वाला वाइड होता है। अब इसके अलावा हमने क्या बोला है, देखो बियॉन्ड 33 केवी पिन टाइप इंसुलेटर बिकम बल्की एंड अनइकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये जब पॉइंट लिखा हुआ है तो यहां से हटा देते हैं, एक काम करते हैं, है ना, ये क्यों लिखना फिर हमें। चलो ठीक है भाई, समझ गए पिन टाइप इंसुलेटर, समझ गए। चलो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंड करने का मतलब होता है, सस्पेंड ऐसे नहीं कि अकाउंट सस्पेंड कर दिया, वो अलग चीज है। सस्पेंड माने लटकाना, लटकाना। अब जैसे आप लोग मुझे लटका देते हो कभी कभी कि सर ऐसा करवा दो, हम लोगों को ये पढ़ना है, फिर मैं पढ़ाता हूं, फिर आते भी नहीं है बच्चे, तो वैसा वाला लटकाना। तो यहां पे टावर ने ना कंडक्टर को लटका रखा है, कंडक्टर को लटका रखा है। अब आप कहोगे सर ये रावण की मूंछ क्यों लगी है यहां, है ना, ये बच्चों को लग रहा होगा रावण की मूंछ क्यों लगी है। बेटा इसे बोलते हैं आर्किंग हॉर्न, आर्किंग हॉर्न।
तो हम क्या चाहते हैं ना, जो आर्क बनती है, आर्क क्या होती है आपको पता है? आर्क क्या होती है? आयोनाइज्ड मीडियम। आयोनाइज्ड मीडियम, आयोनाइज्ड मीडियम को बेटा आर्क बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं वो आर्क जो है ना, वो आर्क जो है ना यहां से ना चली जाए। तो आर्क हमारी कॉन्सेंट्रेटेड यहां रह जाएगी अगर ये आर्किंग हॉर्न यूज करते हैं। अगर ये आर्किंग हॉर्न यूज करते हैं तो आर्क इंसुलेटर को बाईपास नहीं करेगी। देखो एक चीज सोचो, इंसुलेटर तो भैया रोके बैठा है करंट को, बट इसके चारों तरफ की एयर ने अगर धोखा दे दिया, वो ब्रेक डाउन हो गई, तो करंट एयर से होते हुए टावर में चला जाएगा। अब बेटा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना, अगर एयर ने धोखा दे दिया तो करंट जाने लगेगा टावर के अंदर। तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट अलाउ। इसीलिए आर्क को कंसंट्रेटेड रखेंगे नीचे नीचे, उसके लिए लगते हैं आर्किंग हॉर्न। समझ गए? चलो बढ़िया बात है। और दूसरी बात पता है क्या होती है? अगर आर्क कभी बनती हुई है ना हाई वोल्टेज से, तो इट कैन डैमेज द इंसुलेटर। तो बेटा ऐसा कभी हो ना, मतलब ऐसा कभी ना होने पाए, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? आर्किंग हॉर्न। अब देखो यहां पे जो इंसुलेटर है बेटा, इसके अंदर ना छोटी छोटी डिस्क होती हैं, और पता है आपको डिस्क के बीच में मेटल होता है। ये छोटी छोटी डिस्क हैं बेटा, और डिस्क के बीच में क्या लगा है? मेटल लगा है, मेटल लगा है। अब सस्पेंशन इंसुलेटर हैंग्स फ्रॉम द क्रॉस आर्म ऑफ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर देखो ये क्रॉस आर्म पे टिका है, दिस इज ऑन अ क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिस्क डिफाइन द वर्किंग वोल्टेज, यानी कितनी वोल्टेज ये झेल सकता है। ठीक है, कितनी वोल्टेज बेटा ये झेल सकता है, दैट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ डिस्क। ज्यादा डिस्क लगाओगे ज्यादा इंसुलेशन है, यानी ज्यादा वोल्टेज झेल सकता है, और अगर कम डिस्क लगाओगे, कम इंसुलेशन है, तो कम वोल्टेज। आपको ये पता है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। ये चीज मैंने पहले भी बताई है ना, मशीन में भी बताई है, पावर सिस्टम में भी बताई है। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। तो कितना इंसुलेशन दे रहे हो इस पे डिपेंड करेगा ये कितनी वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है। अब इसमें हर एक डिस्क अप्रोक्सीमेटली 11 केवी की होती है। तो ये मत कहना सर 33 केवी माने 3 डिस्क, ऐसा बेटा नहीं होता। आज ही आगे जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझाऊंगा आपको कि कभी भी नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क टोटल वोल्टेज नहीं होता, क्योंकि सब पे बराबर वोल्टेज कभी आती ही नहीं है। आप 11-11 की खरीद तो लाए, 11-11 की खरीद तो लाए। अच्छा ऐसा सोचो, एक गाड़ी की बैक सीट है, एक गाड़ी की बैक सीट है, उसमें 3 लोगों की जगह बनी है। आजकल तो 2 की आती है, चलो फिर भी 3 की बनी है। तो बेटा हर कोई अपनी अपनी सीट में सिमटेगा थोड़ी। कोई मोटा सा एकदम हैवी सा बंदा बैठ गया, वो दूसरे वाले की भी आधी खा जाएगा। समझ रहे हो? बनाया तो बराबर बराबर ही था ना, लेकिन बराबर लोग थोड़ी थे। तो आपने डिस्क तो बराबर वोल्टेजेस की खरीदी, लेकिन बेटा वोल्टेज जो इनके पास गई एक्चुअल में, वो वोल्टेज अनइक्वल गई। कभी भी वोल्टेज बराबर डिवाइड नहीं होगी, वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होगी। भले ये बनी बराबर वोल्टेज के लिए थी, भले ये बनी बराबर वोल्टेज के लिए थी। क्लियर है? चलो, अगर बेटा इसमें से एक भी डिस्क डैमेज हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं। ठीक है, उस डिस्क को आप रिप्लेस कर देना और कोई समस्या आएगी नहीं। लेकिन यहां देखो, अगर कुछ भी डैमेज हुआ ना, आपको यहां पे दिख रहा है ये जुड़े हुए बने हैं, ये जुड़े हुए बने हैं। यानी जब मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया था तो ये पूरा हिस्सा हमें दिया था, लेकिन यहां पे मैन्युफैक्चरर ने एक एक डिस्क बनाई जिसे बाद में हमने जोड़ा। तो एक डिस्क अगर खराब हो गई तो हम उसे बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन बेटा अगर यहां पे कुछ भी खराब हुआ तो ये पूरा इंसुलेटर ही बदला जाएगा, यहां एक डिस्क नहीं बदली जा सकती। समझे? तो बेटा ये क्या है, ये हाई वोल्टेज पे यूज होता है, यानी 33 केवी तक किसे यूज कर लो, पिन टाइप को। 33 से ऊपर अगर चला गया तो सस्पेंशन टाइप आएगा, 33 के ऊपर अगर चला गया तो सस्पेंशन टाइप आएगा। मानस पूछ रहे हैं सर आर्किंग हॉर्न पे कैसे कंसंट्रेट होता है। मानस देखो क्या होता है, जब भी कहीं पे एजेस होते हैं तो बेटा उन एजेस पे चार्ज डिपोजिशन ज्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है।
वहां पे ही बेटा फिर आर्क भी बनती है। तो आर्क इज जनरली फॉर्म्ड एट द एजेस और एट द शार्प पॉइंट्स। जितना शार्प होगा वहां आर्क बनेगी। और आप देख पा रहे हो इसके एजेस हमने शार्प रखे हैं। ये पूरी हवा चारों तरफ की ये शार्प थोड़ी है, लेकिन ये जो एजेस हैं दीज आर शार्प। शाहनवाज पूछ रहे हैं सर 11 केवी आरएमएस है या पीक है? बेटा आरएमएस होती है, पीक वोल्टेज कभी डिफाइन नहीं करते। अब आते हैं शैकल टाइप इंसुलेटर। देखो ये पुराना सा खंबा है लकड़ी का, इसमें आपने ये देख रहे हो शिवजी का डमरू जैसा होता है, वैसा आपका इंसुलेटर है ना। तो इस इंसुलेटर को बोलते हो शैकल टाइप इंसुलेटर। अब बेटा इनका जरूरत कहां होता है? जैसे मान लो ट्रांसमिशन लाइन ऐसे जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन ऐसे जा रही है, आगे जाके उसे मुड़ना है ऐसे आपकी तरफ। देखो पहले ऐसे जा रही है, जैसे मैं ऐसे चल के जा रहा हूं, ठीक है, और मेरे को ना यहां पे मेरी गली खत्म हो गई, यहां पे मेरी रोड खत्म हो गई, अब मुझे ऐसे चल के आपकी तरफ आना है। तो बेटा 90 डिग्री का टर्न हुआ, समझ आया? 90 डिग्री का टर्न हुआ। अब ये 90 डिग्री बेटा अगर वायर ऐसे घुमा दोगे तो वहां कोना आएगा, वायर पे एक शार्प एज आएगा, और अभी मैंने आपको बताया आर्क बन जाती है शार्प एज पे, ठीक है, आर्क बन जाती है शार्प एज पे। तो ज्यादातर ये शैकल टाइप इंसुलेटर का यूज वहां होता है जहां वायर को मोड़ना होता है, या जहां पे रोड खत्म हो रही होती है, या तो डेड एंड या टर्न्स, वहां किसका यूज करते हैं? शैकल टाइप इंसुलेटर, शैकल टाइप इंसुलेटर। लेकिन बेटा ये कम वोल्टेज ही झेल सकते हैं, सिर्फ 11 केवी तक, सिर्फ 11 केवी। अब देखो एक वायर यहां से जा रही है, अगर ध्यान दो, एक वायर यहां से गई, एक वायर यहां से गई, इनके बीच में ना देखो यहां से कनेक्शन कर दिया है, ये कनेक्शन दे दिया है, इसको जंपर भी बोलते हैं, जंपर, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर इन्हें आपस में कनेक्ट ही नहीं करोगे तो करंट कैसे जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। यानी देखो एक वायर को ना ऐसे ले जाओ यहां तक, और दूसरी वायर इधर को चली गई। अब ये दो अलग अलग वायर हैं, एक जो उधर से आ रही है और एक जो बेटा तुम्हारी तरफ आ रही है, ये दो अलग अलग वायर हैं। तो इनको बीच में ना एक वायर लटका के जोड़ दो, एक वायर लटका के इनको जोड़ दो। बात कुछ क्लियर हुई? देखो अगर मैं ऐसे एक वायर लेके जा रहा हूं इस तरफ, और एक वायर आपकी तरफ आ रही है, दो अलग अलग वायर्स हैं, तो इनको बीच में एक वायर से आपने जोड़ दिया, जिसे मैंने बोला जंपर। क्लियर है? अब इसके अंदर इंसुलेटर इज कोटेड विद एन एक्सट्रीमली हार्ड स्मूथ ग्लेज दैट रिड्यूसेस द एक्यूमुलेशन ऑफ सरफेस डिपॉजिट। यानी बेटा ऐसा आपको कोटिंग करना है, देखो जैसा इस फिगर में मैंने दिखाया भी था, दिख रहा है कितना चिकना कोटिंग है। ये इतना चिकना कोटिंग होता है जिसके ऊपर डिपॉजिट होना किसी चीज का मुश्किल होता है, इस पे कुछ भी डिपॉजिट होना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इस तरह का कोटिंग हमें देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सच कोटिंग इज नीडेड। चलो अब आते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो जैसा रेड्डी ने बोला कि भैया शैकल नहीं स्ट्रेन यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा ज्यादा वोल्टेज पे, जैसे पिन टाइप का, पिन टाइप को रिप्लेस किसने किया? आपके सस्पेंशन टाइप ने। ऐसे ही शैकल को रिप्लेस करेगा, शैकल को रिप्लेस करेगा स्ट्रेन टाइप। शैकल को कौन रिप्लेस करेगा बेटा? स्ट्रेन टाइप। तो स्ट्रेन टाइप क्या है? सस्पेंशन जैसा ही है, बट डिस्क वर्टिकली लटकने की जगह बेटा हॉरिजॉन्टली गई है, तो उसे क्या बोलते हो? स्ट्रेन टाइप, उसे बोलते हो स्ट्रेन टाइप, ठीक है। गजेंद्र कह रहे हैं कि पिन टाइप भी तो यूज कर सकते हैं 11 केवी से नीचे। बेटा पिन टाइप ना वायर को मोड़ने के काम में नहीं आता, ठीक है, पिन टाइप वायर को मोड़ने के काम में नहीं आता, क्योंकि देखो यहां वायर ना आपने इसके बीचों बीच बांधी हुई है ऐसे। पिन टाइप में कैसे जाती है? ऊपर से जाती है, तो वो तो यहां पे नहीं हो रहा, तो यहां पे शैकल यूज होता है। शैकल को हाई वोल्टेजेस पे रिप्लेस करता है स्ट्रेन टाइप। पिन को रिप्लेस किया सस्पेंशन ने, और शैकल को रिप्लेस किया स्ट्रेन ने, ठीक है। तो यहां पे सस्पेंशन इंसुलेटर्स हैं, बट दे आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली, और आप यहां पे ये कह सकते हो वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 11 केवी। हाई वोल्टेज पे यूज होता है, ठीक है। इसका भी पर्पस सेम है, वही डेड एंड, शार्प टर्न, सब सेम है। तो यहां पे हमने लिखा है ना कि इट इज अ रिप्लेसमेंट, मैं लिख भी देता हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ शैकल इंसुलेटर एट हाई वोल्टेज। समझ आ गए ये चारों?
और आपको एक याद है, मैंने एक स्टे टाइप इंसुलेटर भी बताया था, STAY, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट में ESE प्री प्लस मेंस बोथ कवर होंगे। बिल्कुल शुभम, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं लूंगा, भले यूट्यूब पे भले ही अनअकैडमी पे, तो दैट विल बी टारगेटेड फॉर बोथ गेट एंड ESE, डोंट वरी। तो बेटा एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था, एक स्टे टाइप इंसुलेटर भी बताया था बंडल्ड कंडक्टर में। जैसे बंडल्ड कंडक्टर में 4 वायर जा रही थी, तो मैंने बोला था उन चारों वायर को अपनी ही लोकेशन पे रोके रखने का काम कौन करता है? कौन करता है बेटा? वो करता है बीच में एक चौकोर सा जो स्ट्रक्चर था, दैट इज स्टे टाइप इंसुलेटर, वो भी होता है, बट मेनली इन चारों के बारे में हम बात करते हैं। अब बात यह आती है, सर सस्पेंशन में भी डिस्क लगी और स्ट्रेन में भी डिस्क लगी, कितनी डिस्क लगती हैं? तो बेटा ये टेबल मैंने बनाया है, ये आपके स्टेट एंट्रेंसेस के लिए काम आएगा, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिकल डेटा है कि हाउ मेनी डिस्क आर रिक्वायर्ड फॉर ईच रेंज ऑफ वोल्टेज। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए डेटा कलेक्ट किया है, तो ये डेटा आप एक बार रीड करके जाना। इसको मैं गो थ्रू नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नंबर्स हैं, 5 डिस्क, 6 डिस्क, 9, 10, 13, 15, 14 से 16, 20 से 25, 23 से 26, 35 और 36, ठीक है। चलो अब आते हैं फ्लैश ओवर और पंक्चर वोल्टेज। फ्लैश ओवर और बेटा पंक्चर वोल्टेज क्या होता है ना, इंसुलेटर में जब बहुत हाई वोल्टेज आ जाए, कभी भी ऐसा सोचो मेरे भाई, बिजली गिर गई तार पे, अगर बिजली गिर गई तार पे तो वोल्टेज एकदम भयानक हाई हो जाएगी। अब ये हाई वोल्टेज अगर इंसुलेटर के बेटा चारों तरफ की एयर, अगर ये हाई वोल्टेज इंसुलेटर के चारों तरफ की एयर आयनाइज कर दे, तो इस टाइप से एक आर्क बन जाती है, इस टाइप से बेटा एक आर्क बन जाती है आपकी, और ये आर्क क्या कहलाती है? फ्लैश ओवर, इंसुलेटर फ्लैश ओवर, ठीक है। तो इंसुलेटर फ्लैश ओवर का क्या मतलब होता है? एट हाई वोल्टेज देयर इज एन आर्क फॉर्मेशन दैट बाईपासेस द इंसुलेटर। इंसुलेटर तो बाईपास हो गया ना, क्यों? क्योंकि अब करंट जो इंसुलेटर रोक रहा था वो एयर के थ्रू जाने लगेगा। इंसुलेटर तो नहीं अलाउ कर रहा था, वो कह रहा था मैं नहीं जाने दूंगा, बट बाजू वाली जो एयर थी बेटा उसने घूस खा के अलाउ कर दिया। समझ रहे हो ना? जैसे एक आपने देखा होगा ना मूवीज के अंदर, ये डिस्को वगैरह के बाहर बड़े बड़े बाउंसर खड़े रहते हैं, एकदम हेल्दी काले काले एकदम मूंछों वाले लोग खड़े रहते हैं, कि उन्हें देख के आदमी का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। अब उन्होंने घुसने से मना कर दिया क्लब में, लेकिन बेटा आप पीछे से गए, किसी आदमी से बैक डोर से एंट्री ले लिया आपने, तो वही काम हुआ। करंट को इंसुलेटर ने तो रोक लिया, लेकिन ये करंट बेटा आपका हवा में से पास हो गया, हवा इसे नहीं रोक पाई, तो उसे कहते हैं इंसुलेटर फ्लैश ओवर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर फ्लैश ओवर। लेकिन बेटा अगर इंसुलेटर भी ना रोक पाए, और ज्यादा वोल्टेज आ गई, और ज्यादा हाई वोल्टेज आ गई, तो इंसुलेटर भी फेल हो जाएगा, उसे कहते हैं इंसुलेटर पंक्चर। तब आपका करंट कहां से जाने लगता है? इंसुलेटर में से। तब कहां से जाने लगता है? इंसुलेटर में से। तो फ्लैश ओवर में ये कहोगे एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, और पंक्चर में ये बोलोगे इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। फ्लैश ओवर में बाजू वाली एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, और बेटा पंक्चर में खुद इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हुआ। एग्जाम्पल जबरदस्त लग रहे हैं? चलो मजा आना चाहिए टॉपिक में मेरे भाई। देखो ये जो बेसिक चीजों की नॉलेज है ना, ये तो आपको एग्जाम में ऐसे लेके जानी है कि सोते जगते भी आप बता पाओ, तब मजा आता है मेरे भाई, कि जब आपकी नॉलेज इतनी सॉलिड हो ना, बात करने वाला बंदा आपसे 10 मिनट में ये समझ जाए कि यार बंदा बहुत जेन्युइन है, नॉलेज इसकी काफी है, समझ रहे हो ना, वो इंपैक्ट जाना चाहिए। तो मैं आपको ये जो एनालॉजी देता रहता हूं, दिस इज जस्ट सो दैट कि आपके माइंड में सब कॉन्सेप्ट रिटेन रहें। तो कॉन्सेप्ट रिटेन कराने के लिए मैं 2 टेक्निक का यूज करता हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, जो कॉपी कर सकता है कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों का ही भला होगा अगर कोई कॉपी भी करेगा। एक तो विजुअलाइजेशन, खतरनाक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपने वो चीज असलियत में देख ली तो मैं मानता हूं ज्यादा अच्छे से याद रहती है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है ना यार मेमोरी के बारे में, पिक्चर्स आर बेटर रिटेन्ड इन मेमोरी देन टेक्स्ट।
अब बेटा आपको ये फोटो तो याद रहेगी, इसके बाजू में लिखा ये टेक्स्ट याद नहीं रहने वाला। दूसरा क्या होता है, अगर उस एग्जाम्पल को, उस कॉन्सेप्ट को हमने किसी चीज से रिलेट कर लिया है ना, माइंड के अंदर कोई विजुअल बना लिया जिससे हम रिलेट कर लें, तो और ज्यादा अच्छे से याद रह जाता है, और ज्यादा अच्छे से याद रह जाता है। तो मैं भी जानता हूं यार, आप लोग गेट ईएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं खुद रैंक लेकर के आया हूं कि बर्डन बहुत है, बर्डन बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए कोर सब्जेक्ट्स आसान बनाने का मैं काम कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। कि जो कोर सब्जेक्ट्स का जो आपका एक खौफ है ना, जो एक डर है, ठीक है, आपका जो एक खौफ और एक डर है ना बेटा, वो निकाल देंगे, वो बिल्कुल खत्म कर देंगे आपके दिमाग से, ठीक है। चलो, मौमिता कह रही है पंक्चर के बाद इंसुलेटर खराब हो जाता है। बेटा ये साइकिल का टायर थोड़ी है जो कि पंक्चर जुड़वा लोगे। इसमें से अगर करंट बह गया, इसमें से करंट बह गया तो तुम्हारा पूरा इंसुलेटर जल जाएगा, पूरा इंसुलेटर जल जाएगा। ये साइकिल के टायर वाला पंक्चर नहीं है जिसे गए अंदर से एक रबड़ की टेप लगवाई और जुड़ गया। बचपन में मेरी साइकिल भी बहुत पंक्चर हुई है, मैंने भी बहुत पंक्चर लगवाया मेरे भाई। वो पानी में डाल के देखते हैं ना हवा कहां से निकल रही है, वो सब काम हमने भी किया है, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो ये तो कंसेप्चुअल डिस्कशन था इंसुलेटर पे, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिस्कशन पे। बट पहले ना मैं आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूं। ये देखो कि अगर बेटा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो आपको जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो यहां पे दिख जाते हैं, बैचेस आपको दिख जाते हैं। फिर आपको दिख जाते हैं टॉप एजुकेटर, मारुत सर, सत्यजीत सर, संचित सर, नेगी सर, जसपाल सर, मैं। फिर आपको नीचे दिखते हैं बेटा अपकमिंग कोर्सेज, जो भी बैचेस या कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद दिखते हैं जो कोर्सेज अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो जितने भी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये कहां से मालूम चलेगा, वो कहां से मालूम चलेगा, वो ऐप डाउनलोड करके इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो बेटा ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना, कल से मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही फोन में डाउनलोड करना। कल 12 बजे मेरा सेशन है, कल 12 बजे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके मिक्स सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो बेटा मैं आपको ना गेट तक इतना तैयार कर दूंगा ना कि जब 12 सब्जेक्ट एक साथ सामने आएंगे तो आपको यमराज नहीं दिखेगा, आपको मजा आएगा। क्योंकि आप जानते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो बाकी जनता की वीकनेस होगी ना बेटा, उसको तुम्हारी ताकत बना के रख दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, है ना। कोर सब्जेक्ट से मैं बता रहा हूं, आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स घबराते हैं, कम से कम 70-80% लोग घबराते हैं। लेकिन अगर कोर सब्जेक्ट में बेटा तुमने आग ना लगा दी ना इस साल, तो फिर ये समझ लो मेरी टीचिंग वेस्ट है ना। तुम लोग इस बार आग लगा के आने वाले हो, आप इस बार आग लगा के आने वाले हो कोर सब्जेक्ट्स में, एक एक सवाल को फोड़ दोगे, ऐसी आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के बेटा रैंक नहीं आएगी। मैं भी जानता हूं तुम्हें लेक्चर सुनने में बहुत मजा आता है, बट सिर्फ इतना काफी नहीं है। एक रैंक लाने के लिए सिर्फ इतना बेटा काफी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसा मैंने आपको बेटा बताया कि वोल्टेज जो होती है ना वो बराबर नहीं बटती। आप 11-11 केवी की डिस्क तो ले आए, लेकिन सब पे 11 केवी नहीं आने वाली है, वोल्टेज अलग अलग आएगी। तो ये जो डिस्क होती है ना बेटा, इसके अंदर दो तरह की कैपेसिटेंस होती है। देखो ये जो है ना, मैंने डैश डैश जो दिखाया, ये टावर है। ये क्या है? टावर है। ये भी किससे बना है? मेटल से। और ये जो है ना, इन्हें कहते हैं मेटल लिंक। क्या कहते हैं भाई? मेटल लिंक। तो बेटा जब दो मेटल के बीच में डाइलेक्ट्रिक आ जाए, जब दो मेटल के बीच में बेटा डाइलेक्ट्रिक आ जाए, तो वहां क्या बनता है? कैपेसिटर। तो देखो ये भी मेटल, ये भी मेटल, तो ये बन गया शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर। अब ये ऊपर नीचे मेटल, बीच में जो डिस्क है दैट इज इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पे भी क्या बन गया? एक कैपेसिटर दैट इज सीएम। तो यहां पे भी एक कैपेसिटर आ जाता है आपका बेटा सीएम। समझे मेरी बात? दो कैपेसिटेंस बन गए ना, दो कैपेसिटेंस बन गए, एक तो मेटल और टावर के बीच में, एक मेटल और मेटल के बीच में। तो दो तरह के कैपेसिटेंस आपके बन गए, एक तो मेटल और टावर, एक मेटल और मेटल। इतनी बात मेरी समझ आई? इतनी मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बता दो। चलो हो गई। अब बेटा क्या होता है ना, ये जो कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है।
कंडक्टर का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा क्या होगा, वीपीएच। दो कंडक्टर्स के बीच में तो लाइन टू लाइन आएगा, लेकिन कंडक्टर और टावर के बीच में क्या आएगा, वीपीएच। अगर आप ये चीज देखो, ये जो कैपेसिटर है ये भी तो कंडक्टर और टावर के बीच में है, ये भी किसके बीच में है, कंडक्टर और टावर। तो इसका वोल्टेज भी बेटा फिक्स है, वीपीएच। वीपीएच समझ गए। कंडक्टर का वोल्टेज टावर तक या अर्थ तक क्या होता है, वीपीएच। तो जब ये खुद कंडक्टर और टावर के बीच में या कंडक्टर और अर्थ के बीच में है, तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, वीपीएच। तो यानी इसका वोल्टेज फिक्स है, वीपीएच ही आएगा, इसका वोल्टेज और कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, इसको रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि इसका वोल्टेज फिक्स्ड है। तो अब हमारे पास मॉडल बस इतना बचा, सीएस वाले दो ही लिए। आप ये मत कहना सर तीसरा कहां गया, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तीसरे से, उसका वोल्टेज फिक्स है, बाकी वोल्टेज अननोन है। अब ये मैंने तीन वोल्टेज माने, V1, V2 और V3। V1, V2 और V3 हो सकता है तीनों बराबर हो, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रैक्टिकली बराबर नहीं होते, बट अभी के लिए तीनों अलग अलग मान लिए, बराबर हुए तो बराबर आ जाएंगे। अब बेटा मैं ना दो नोड पे केसीएल लगाने वाला हूं, एक तो ये 2 नंबर पे और एक 1 नंबर पे। तो 1 वाले पे लगाते हैं पहले, केसीएल एट नोड 1। अब बेटा देखो केसीएल अगर लगाओगे, I2 इज द इनकमिंग करंट, I1 एंड I1 डैश इज द आउटगोइंग। I2 इनकमिंग है, I1 और I1 डैश आउटगोइंग है। अब I2 है इस CM का करंट, इस CM का करंट है। कैपेसिटर का करंट कैसे निकालते हो यार, V2 बाय, लो ऐसे निकालोगे ना, V2 बाय 1 बाय जे ओमेगा CM, V2 बाय 1 बाय जे ओमेगा CM। और ये जो वोल्टेज है ना बेटा ये ऐसे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये वोल्टेजेस ऐसे हैं, ठीक है। कंडक्टर का पॉजिटिव है और ग्राउंड या अर्थ को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अब I1 भी CM का करंट है, I1 भी किस में है, CM में, लेकिन उसकी वोल्टेज कितनी है, V1। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, समझ गए होगे ना, 1 बाय जे ओमेगा सी में ऊपर जाके जे ओमेगा CM बनेगा। अब I1 डैश है CS का, I1 डैश है CS का। अगर आप ध्यान दो ये CM और CS पैरेलल में है, ये CM और CS बेटा पैरेलल में है। कैसे, ये वाला टर्मिनल कॉमन है और बाहर से ये अर्थिंग वाला भी कॉमन है, तो दो कॉमन हो गए, एक तो ये 1 वाला और एक बाहर से अर्थिंग वाला। तो यानी CS का वोल्टेज भी कितना होगा, V1 होगा। तो V2 इज V1 1 प्लस CS बाय CM, ठीक है। तो ये CS बाय CM को ना बेटा क्या मान लो, M मान लो, M विच इज लेस देन 1। अब आप कहोगे सर M 1 से छोटा क्यों हुआ, बेटा ये जो CS होता है ना ये काफी छोटा होता है CM से। ऐसा क्यों, देखो एप्सिलॉन ऑफ एयर इज लेस देन एप्सिलॉन ऑफ इंसुलेटर। दूसरा क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ टावर एंड स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोल देते हैं। ये जो लटका हुआ आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ टावर एंड स्ट्रिंग इज हाई। समझ में मेरी बात आई, क्यों मेरे भाई, स्ट्रिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस लार्ज होने की वजह से एप्सिलॉन A बाई डी के हिसाब से ये कैपेसिटेंस छोटा हो जाता है। ये है तो इंसुलेटर और टावर के बीच में ही, तो इंसुलेटर से टावर तक का अगर डिस्टेंस हाई होगा तो ये कैपेसिटेंस बेटा छोटा हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस छोटा हो जाएगा। अब समझ में आ गया, देखो दोनों वोल्टेज बराबर नहीं आई ना, बराबर तो नहीं आई, क्या आ गया, V2 इज V1 इंटू 1 प्लस M, ठीक है भैया। अब अगला KCL लगा लेते हैं, KCL एट नोड नंबर 2, ठीक है, KCL एट नोड नंबर 2। यहां I3 इनकमिंग है, I2 और I2 डैश आउटगोइंग है। I3 इज इनकमिंग, I2 एंड I2 डैश इज आउटगोइंग।
तो क्या बनेगा भाई, I3 इज, अब I3 कितना है, Cm का करंट है, Cm का करंट है। I2 कितना है, Cm का ही करंट है, Cm का ही बेटा करंट है। I2 डैश कितना है, Cs का करंट है, Cs का। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये V1 प्लस V2 क्यों लिखा? बेटा देखो ये वाला पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, इधर भी 0 आ गया ना। अब इस पॉइंट का वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगा V1 प्लस V2, ये V1 ये V2, तो इस नोड का वोल्टेज हुआ V1 प्लस V2, इधर तो ग्राउंड ही है। ऐसा समझ लो ये जो 1 वाली नोड है ना, इसका वोल्टेज है V1, ये जो 2 वाली नोड है इसका है V2, और ये जो कंडक्टर है इसका है V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे। ठीक है, ये समझ में आया कि ये वोल्टेजेस ऐड होते जा रहे हैं नीचे आते हुए। अब यार यहां से क्या करोगे, V3 इज V2 प्लस CS बाय CM V1 प्लस V2। अब V2 का तो यार आप जानते ही हो क्या है, V1 इंटू 1 प्लस M, ये CS बाय CM भी है 1, सॉरी M, V2 है V1 इंटू 1 प्लस M। मैंने बेसिकली किया क्या है ना, V2 को लिख दिया है V1 इंटू 1 प्लस M, और फिर V1 ले लिया है कॉमन। अब बेटा यहां से क्या होगा, ये आ गया V1 1 प्लस 3M प्लस M स्क्वायर। अब समझ गए, वोल्टेज तो यूनिफॉर्म नहीं आ रही ना मेरे भाई, वोल्टेज तीनों अलग अलग आ रही हैं। अब तीसरा इक्वेशन ये होता है कि कंडक्टर का जो वोल्टेज है दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये होगा VPH। तो बेसिकली देखो यार क्या करोगे, ये ना फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि V2 कितना आता है, V2 कितना आता है V1 1 प्लस M, V3 कितना आता है V1 1 प्लस 3M प्लस M स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से V1 आ जाएगा, यहां से V1 आ जाएगा, देन यू कैन कैलकुलेट V2 एंड V3। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेना यार, मान लो अगर आपका M है 0.1, मान लो M है 0.1, तो V2 कितना था देखना, V1 इंटू 1 प्लस M, और V3 कितना था मेरे भाई, देखो 1 प्लस 3M प्लस M स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आया 0.3 और यहां आया 0.01, तो 1.31, 1.31। तो बेटा सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके अक्रॉस आया, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके अक्रॉस आया, थर्ड वाले के, यानी द इंसुलेटर क्लोजेस्ट टू द कंडक्टर। अच्छा एक चीज याद करना, कल मैंने आपको यह नहीं बताया था यूजी केबल के अंदर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स नियर द कंडक्टर, ऐसे यहां मैक्सिमम वोल्टेज ऑकर्स नियर द कंडक्टर। मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स एट द कंडक्टर सरफेस, ऐसे यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज ऑकर्स अक्रॉस द इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर। मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर्स across insulator near to conductor। समझ गए? चलो मैं ये उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अब बेटा यहां पे ना एक टर्म मैं आपको और समझाने वाला हूं, तो पहले मुझे ये बता दो चैट और कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को समझ आया या नहीं, समझ आया ना। अब एक टर्म बेटा मैं आपको और समझाने वाला हूं, दैट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या बताती है, ये बताती है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी हाई होती है ना तो ये एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्मिटी अगर हाई होती है तो ये एफिशिएंसी
बहुत कम होती है। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो तीनों वोल्टेजेस ऐड कर लें, ये ऐसे सोचो यार, मान लो अब अपने पास 3 बच्चे हैं, जैसा मैं चैट में देख रहा हूं, वैभव, ज्योति और प्रमोद। अब वैभव ने बोला कि भाई मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकता हूं, ठीक है। ज्योति ने बोला मैं 8 घंटे पढ़ सकती हूं, और प्रमोद ने बोला भैया मेरे तो 4 से ऊपर कभी जाता ही नहीं है। तो प्रमोद ने 4 बोला, ज्योति ने 8 बोला, वैभव ने 10 बोला, ठीक है। तो आइडियली मैं क्या चाहूंगा कि मेरे तीनों बच्चे 10-10 घंटे मेहनत करें, जो भी मैक्सिमम है उतनी मेहनत करें, ताकि सबकी रैंक बढ़िया आए। तो टोटल कितना हुआ बेटा, 10 + 8 + 4, ठीक है। एक्चुअल में 4 + 8 + 10 मैक्सिमम V3 होता है, तो 4 + 8 + 10 22 हुआ। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि तीनों लोग 10-10 पढ़ें, तो 3 × 10 30, तो यहां से क्या आ गई, एफिशिएंसी। तो मैं क्या कहता हूं कि सिंस, ध्यान देना, सिंस V3 इज मैक्सिमम, we want all disk to handle maximum voltage so that number of disk required reduces। समझ गए, समझ आई मेरी बात? भाई नंबर ऑफ डिस्क अगर कम रह गई, मतलब ऐसा मान लो हर एक डिस्क ने कर लिया 11-11 केवी हैंडल, तो 33 केवी में 3 ही लगी ना। लेकिन अगर नीचे वाली 11 ले रही है तो बाकी ऊपर वाली तो 11 से कम लेंगी, तो आपको 3 नहीं 4 डिस्क लगानी पड़ेंगी, तब 33 केवी हैंडल होगा। समझ आया? तब 33 केवी हैंडल होगा, क्योंकि अगर नीचे वाली ने 11 ले ली तो ऊपर वाली दोनों 11 से कम पे ही आएंगी। अगर सब 11-11 लेते तो 3 डिस्क में मात्र अपना काम हो जाता। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो यहां से आपको याद क्या क्या रखना है मैं ये बता देता हूं। देखो, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक बेटा ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, और एक ये याद करोगे। These are the formulas that you will memorize। अब ये देखो, जितनी नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी उतना ही कम आएगा आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी। हायर नॉन यूनिफॉर्मिटी, लोअर स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब बात है नॉन यूनिफॉर्मिटी आई किसकी वजह से? मैं कहता हूं बेटा ये m की वजह से आई, ये m की वजह से आई। अगर यहां m 0 होता तो V2 V1 होता, m 0 होता तो V3 भी V1 होता। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है m की वजह से। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो m को घटा दो। m घटाने का मतलब है m होता है CS/Cm, तो m रिड्यूस करने का मतलब है रिड्यूसिंग CS। CS किसके बीच का कैपेसिटेंस है? स्ट्रिंग इंसुलेटर और टावर, स्ट्रिंग और टावर, ठीक है, उसके बीच का कैपेसिटेंस है। तो अगर ये कैपेसिटेंस बेटा आपको घटाना है तो डिस्क और टावर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। डिस्क और टावर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये कब बढ़ेगा? ये कब बढ़ेगा? जब टावर की ये क्रॉस आर्म लंबी हो जाए। ये ऐसे क्रॉस आर्म है ना, मान लो मैं ऐसे टावर हूं, ऐसे मैं टावर हूं, तो यहां मेरा ये जो हाथ दिख रहा है ना, यहां इंसुलेटर है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ाना है तो मेरा हाथ लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए टावर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ऐसा करने के लिए बेटा टावर की कॉस्टिंग बढ़ जाया करती है। तो इसीलिए साइज एंड कॉस्ट ऑफ टावर इंक्रीजेस, सो दिस मेथड इज अनइकोनॉमिकल। समझ गए? एप्सिलॉन A/D से सोच लो ना, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस गिरेगी, तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए टावर की क्रॉस आर्म लंबी करोगे, क्रॉस आर्म अगर लंबी करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। अगला आता है इंसुलेटर ग्रेडिंग। अब हम ये कहते हैं भाई तीनों वोल्टेज बराबर बनाने के लिए क्यों ना तीनों डिस्क अलग अलग लगा दे। तीनों डिस्क एक जैसी क्यों लगाएं?
क्यों ना हर डिस्क ऐसी बनाओ जिसकी कैपेसिटेंस अलग हो। चलो भाई मान लिया, ऐसा भी करके देख लेते हैं। तो मैंने 3 कैपेसिटेंस बना ली, C1, C2 और C3, C1, C2 और C3। फिर से KCL लगाएंगे, देखो फिर से KCL। तो पहले 1 वाले पे लगा लो, 1 वाले पे लगा लो, I2 इज I1 प्लस I1 डैश। इंसुलेटर ग्रेडिंग का मतलब क्लियर है ना, तीनों इंसुलेटर अलग अलग लगा रहे हैं। जैसे कल मैंने यूजी केबल में ग्रेडिंग कराई थी, तो मैंने क्या बोला था कि पूरे में एक इंसुलेटर ना लगा के अलग अलग लगा दो। ऐसे ही अब कर रहे हो, एक डिस्क या एक तरह के इंसुलेटर की जगह अलग अलग तरह के इंसुलेटर लगा रहे हो। अब I1 प्लस I1 डैश। अब मैं ये मान रहा हूं कि भैया ऐसा करने से अगर मुझे 100% एफिशिएंसी मिल रही है, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, कि भैया तीनों डिस्क अलग अलग कर रहा हूं तो मुझे 100% एफिशिएंसी चाहिए। 100% एफिशिएंसी का मतलब है तीनों वोल्टेज बराबर। तो I2 कितना है, I1 j ओमेगा C1 V1 I1 डैश। अब मैं मान रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा वोल्टेज कैसे ले रहे हैं, ठीक है। अब V2 और V1 तो बराबर ही है मेरे भाई, ये तो आप मान रहे हो ना, V2 और V1 V के बराबर है। तो यहां से C2 कितना आया, C1 प्लस CS, या तो C1 कॉमन ले लो, वेयर ये जो M है ये कितना हो गया, CS बाय C1। समझ आ रहा है ना सब लोगों को? चैट और कमेंट बॉक्स में बताओ। बस KCL लगा रहा हूं मेरे भाई, बस KCL लगा रहा हूं, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब 2 पे आ जाओ। तो I3 इनकमिंग है और बेटा I2 और I2 डैश आउटगोइंग है। I3 कितना करंट होगा, j ओमेगा C3 V3, I2 तो है ही बेटा j ओमेगा C2 V2, और I2 डैश इसके अक्रॉस वोल्टेज आती है V1 प्लस V2। अब आप जानते हो बेटा V1 V2 और V3 तीनों V हैं, V1 V2 और V3 V हैं, तो V1 प्लस V2 हो गया 2V, यहां पे V, यहां पे V और यहां पे 2V। तो बेटा यहां से निकल के आया C3 C2 प्लस 2CS। C2 खुद है C1 प्लस CS, तो C1 1 प्लस 3 CS बाय C1। CS बाय C1 तो M है ना, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 3M आ रहा है ना। अब बेटा ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, 3 अलग अलग कैपेसिटर लगा के या 3 अलग अलग डिस्क लगा के आपने वोल्टेज तो इक्वल कर दी। लेकिन मेरे भाई अब तीनों डिस्क की मैन्युफैक्चरिंग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस अलग है। तो ऑल डिस्क हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली। अब यार एक चीज समझना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इट इज अ बैच प्रोसेस। ऐसे समझो, जैसे कभी गेहूं से आटा बनते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा जो चक्की होती है उसमें बोरी भर गेहूं एक बार में डाल देते हैं, पूरे का आटा बन जाता है। अब ये सोचो एक एक गेहूं वो ऐसे डाल रहा है, ऐसे करके एक एक गेहूं डाल रहा है। अब मेरे भाई कितना महंगा हो जाएगा, कितनी देर मशीन चलेगी जस्ट वो आटा मैन्युफैक्चर करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा कभी नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलवेज अ बैच प्रोसेस, यानी कि बल्क में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्टिंग कम पड़ती है, तो यहां पे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीजेस। तो ये मेथड भी नहीं चलाएंगे, अनइकोनॉमिकल है। तीसरे पे आते हैं स्टैटिक शील्डिंग, या इसे कहते हैं गार्ड वायर। अब गार्ड वायर क्या होती है यार, एक केबल टाइप
एक केबल जैसा स्ट्रक्चर लगा देते हैं कंडक्टर और मेटल जंक्शन के बीच में, ठीक है। कंडक्टर और मेटल के बीच में एक केबल लगा दी जाती है और वो केबल के अंदर कुछ कैपेसिटेंस होती है, जैसे ऊपर देखो Cx दिखाया है, नीचे Cy दिखाया है। और आपने देखा भी होगा नीचे की कुछ इंसुलेटर वाली डिस्क को बाईपास किया जाता है, उसे कहते हैं गार्ड वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, अब मैं कहता हूं फॉर, फिर से वही एजम्पशन ले रहा हूं, फॉर 100% एफिशिएंसी। आप ये बोलोगे कि 100% एफिशिएंसी तब होगी जब V1, V2 और V3 तीनों कितना आ जाए, V कितना आ जाए मेरे भाई, V, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा हो जाए अगर। अब मेरे भाई, अब मैं क्या कहता हूं ना, देखो अब की बार तीनों कैपेसिटर या तीनों डिस्क एक जैसी हैं, तीनों डिस्क बेटा एक जैसी हैं इस बार, तो हम क्या कह रहे हैं, ऑल डिस्क आर आइडेंटिकल, तो सबका CM सेम है। तो फॉर सेम वोल्टेज इनके करंट भी सेम होने चाहिए। सेम वोल्टेज बेटा तभी मिलेगी जब तीनों के करंट्स भी सेम होंगे। तीनों के करंट जब सेम होंगे तब आपको सेम वोल्टेज मिलेगी। अगर ये तीनों करंट बराबर हो गए, आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो, यार देखो इंपीडेंस तो सेम है, CM CM CM। अब अगर करंट भी सेम होगा तभी तो वोल्टेज सेम बनेगी, V = I × Z। तो मैंने क्या बोला, I1 I2 और I3 अगर बराबर हैं, I2 और I1 बराबर हैं, तो ये Ix और I1 डैश भी बराबर होने चाहिए। सोच के देखो ना, I2 और I1 अगर बराबर है बेटा, तो Ix मस्ट बी इक्वल टू I1 डैश, मस्ट बी इक्वल टू I1 डैश। अब देखो यहां पे क्या होगा, Ix jωCX, ये ना ये दो इंसुलेटर्स के पैरेलल जा रहा है, यानी V2 + V3 है इसका वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितना है, V2 + V3, और I1 डैश का है V1। अब ये सारी वोल्टेज तो V है ना, तो ये 2V हो गया और ये V हो गया। तो ये CS/2 आया, ये आया बेटा CS/2। ऐसे नीचे वाले पे अगर लगाओगे, अगर ये कंडीशन लगाओगे कि I2 = I3, तो बेटा आपका IY बनेगा I2 डैश। अब IY देखो, ये CY CM के पैरेलल है ना, तो इसके अक्रॉस V3 है, और I2 डैश इसमें है, इसके अक्रॉस है V1 + V2, तो ये 2V हो गया, ये V हो गया। ये CY था, ऐसे आ गया। तो यहां पे अगर आप ये ऐसी गार्ड वायर प्लेस कर देते हो, तो इससे बेटा क्या होता है, आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी सुधर जाती है। तो देखो हम लोग क्या कहते हैं कि मोर नॉन यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट अक्रॉस बॉटम यूनिट। सो गार्ड वायर is placed across some bottom units। कुछ बॉटम यूनिट्स के अक्रॉस लगाओ, क्योंकि वहीं ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है। आप कहोगे सर कैसे, देखो यार यहां पे देखो, पहले 1.1 V1 बना, यानी 0.1 की नॉन यूनिफॉर्मिटी आई, फिर 1.31 बना, यानी 0.21 की नॉन यूनिफॉर्मिटी आई, 0.21 का डिफरेंस।
तो ज्यादा डिफरेंस किस में आया? V3 में। तो जो नीचे की डिस्क होती है ना उसमें ज्यादा डिफरेंस आता है, तो वहां आपको गार्ड वायर का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। मुझे लग रहा है कि मेरा जो है ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया था। ठीक है, चलो। तो बेटा यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपकी जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो ज्यादा है नीचे वाली डिस्क में, वो ज्यादा है बेटा नीचे वाली डिस्क में, तो वहां गार्ड वायर का ज्यादा यूज करोगे। अच्छा ऐसा मान लो अगर आपने 36 डिस्क लगाई है, 36, तो हर एक में तो गार्ड वायर नहीं दे सकते ना, 36 गार्ड वायर थोड़ी लगाओगे। तो आप गार्ड वायर कहां लगाओगे? जो उसकी आखिरी वाली यूनिट्स हैं, वो मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि आप गार्ड वायर कभी भी सभी यूनिट्स पे प्लेस नहीं करते हो, क्योंकि लंबी स्ट्रिंग के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप लास्ट वाली में लगाते हो। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा आप क्या करना, वेयर एवर गार्ड वायर is placed, wherever guard wire is placed, assume voltage on both sides equal, ठीक है, दोनों तरफ उसके वोल्टेज बेटा इक्वल मान लेना जब आपने कहीं गार्ड वायर लगाया है। जैसे देखो अगर गार्ड वायर ये 1 वाली नोड पे लगा है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह आप वोल्टेज सेम मान लो। तो गार्ड वायर जिस नोड पे लगे उस नोड से ऊपर का वोल्टेज और उस नोड से नीचे का वोल्टेज बराबर माना जाएगा, इक्वल वोल्टेज ऑन अबव और बिलो। क्लियर हुई ये बात? बराबर मानोगे, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, चल तो इतना याद रखना मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस M, V3 इक्वल टू 1 प्लस 3M प्लस M स्क्वायर, है ना। और अगर कहीं गार्ड वायर आ जाए तो उसके ऊपर और नीचे वोल्टेज बराबर मान लेना। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं लगते सवाल बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई अपने आखिरी पड़ाव पे, दैट इज द क्विज टाइम। तो आर यू गाइज रेडी माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गाइज रेडी? क्विज के लिए सब लोग रेडी हैं या नहीं? और बेटा आज एक और सेशन होने वाला है 8:30 बजे। आज हमने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कम्युनिटी पे, उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज के विनर्स कौन है, हु आर द विनर्स टुडे, दैट वी विल सी। ठीक है, चल तो फर्स्ट क्वेश्चन, टाइमर इज रनिंग। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर मोर एफिशिएंट देन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर मोर एफिशिएंट देन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। जल्दी बताओ क्या ऐसा है? स्ट्रेन की स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है सस्पेंशन से, क्या यह बात सच है? तो मेरे बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, तो बेटा इसका आंसर है ट्रू। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? देखो यार, स्ट्रेन में ना डिस्क देखो ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं, डिस्क ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। तो बेटा जब ये डिस्क आगे बढ़ रही हैं तो डिस्टेंस ऑफ टावर एंड डिस्क इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा होगा CS डिक्रीज होगा, M डिक्रीज होगा, नॉन यूनिफॉर्मिटी घटेगी। और अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्मिटी घटेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। सस्पेंशन में क्या होता है ना, सस्पेंशन में सारे के सारे डिस्क बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। स्ट्रेन में आगे जाते हुए डिस्टेंस बढ़ता जाता है। डिस्टेंस अगर बेटा बढ़ता जाएगा
तो ऑब्वियसली आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी कम हो जाएगा, क्योंकि CS गिरेगा, CS गिरेगा, M गिरेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगला, इंसुलेटर गेट्स डैमेज्ड बाय इंसुलेटर फ्लैश ओवर। चलो जल्दी से बताओ। ये क्या कह रहे हो? रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा पीछे चल रहे हो क्या? हो सकता है कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं। मेरे भाई टाइम अप होने वाला है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ आर्किंग हॉर्न इज नॉट यूज्ड। ठीक है, यानी कंडीशन है यार, अगर आर्किंग हॉर्न लगाओगे तो नहीं होगा डैमेज, क्योंकि आर्क इंसुलेटर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आर्किंग हॉर्न नहीं लगा तो वो आर्क इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ा के उसे भी डैमेज कर सकती है, उसे भी डैमेज कर सकती है। क्या होता है ना, जो आर्क बनती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, और ये हाई टेम्परेचर कैन डैमेज इंसुलेटर। तो हमेशा तो नहीं, समटाइम्स। ठीक है, हमेशा तो नहीं कहेंगे, बट समटाइम्स। चलो अगला, द वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज मैक्सिमम। अब ये इजी है राहुल, इंसुलेटर पंक्चर से तो डैमेज बेटा होना ही होना है, बट आर्क के भी हाई टेम्परेचर से हो सकता है। इंसुलेटर पंक्चर तो हमेशा डैमेज होगा, हमेशा होगा। ठीक है, टाइमर चल रहा है भाई, जल्दी से बता दो। नियरेस्ट टू द कंडक्टर द वोल्टेज इज हाईएस्ट एंड द टाइम इज अप। आंसर इज ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू। तो अब बेटा देखो, ये हमारा हो गया ओवरहेड इंसुलेटर। अब कल क्या करेंगे? कल डीपीपी लगाएंगे इंसुलेटर पे और यूजी केबल पे। और मैंने जैसा बताया, कल से मैं मिक्स क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए लिंक यहां मिलेगा। कल की क्लास 12 बजे होने वाली है, ये अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक, जहां आपका सारा लेक्चर, सारे पीडीएफ चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज्ड हैं, और बेटा इससे आप कंप्लीट गेट की तैयारी कर सकते हो। तो वो आपको मिलेगा इस लिंक पे bit.ly/GateLive। लेकिन मेरे भाई ये URL में जो गेट लाइव है, इसको अपर केस रखना, इसको लोअर केस नहीं रखना। दिस मस्ट बी अपर केस। अब इसके अलावा देखो, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो अंकित ESE कोड से, तो 1 ईयर पड़ेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और 2 ईयर 39,600। यहां आपको बढ़िया से अरेंज्ड बैचेस मिलेंगे। इसके अलावा मेरे भाई यहां आपको सारे टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, प्रैक्टिस के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। वीकली टेस्ट होगा, एक टेस्ट सीरीज अलग से चलेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और बेटा सबसे बड़ी बात, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। अभी मंडे से नया बैच आ रहा है क्रैश कोर्स का। अगर वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी प्लस को सब्सक्राइब करो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और अगर आइकॉनिक पे अंकित ESE लगाते तो 1 ईयर का पड़ेगा 45,225, 2 ईयर 66,600। इसमें पर्सनल कोच मिलेगा, साथ ही साथ टीचर से भी पर्सनल इंटरैक्शन बेटा आपको मिलने वाला है। पर्सनल इंटरैक्शन आपको टीचर से भी मिलेगा, उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा, स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू गाइडेंस, ये सारी चीजें मिलेंगी आइकॉनिक के अंदर। तो आइकॉनिक आपको लेना है बेटा 1 ईयर या 2 ईयर का, और आपको इतना बढ़िया तरीके से गाइड किया जाएगा कि रैंक ना आए, ऐसा बहुत कम चांस है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आज ही ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लेना, तभी कल मेरी आप मिक्स सब्जेक्ट की बैचेस अटेंड कर पाओगे। राहुल बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट तगड़ी रैंक ला सकता है बेटा, अनअकैडमी पे आपके साथ उस लेवल पे काम किया जाता है। और ये हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल है, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, अगर आप आना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो बेटा ये है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी। और यहां आ जाओगे ना तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, एक भी बैच मिस नहीं करोगे, सब आपको आइडिया रहेगा। और ये हमारे अदर चैनल, मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा तेलुगु, देन SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन,
जंक्शन पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल। तो बेटा जेई और एई एग्जाम के लिए ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। गेट क्वेश्चन पीवाईक्यूज के लिए, गेट तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट के लिए जंक्शन पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हिंदी में मिल जाएगा। पाठशाला पे बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर करना अपने सभी के दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तौकीर मेरे भाई, आप सीएल वाधवा से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस आपको गेट रेलिवेंट मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।